डाउट्स कुछ पूछ रहे थे आप कृष्णा? हाँ जी। The bad debts about क्वेश्चन चैप्टर के कंटिन्यू ना करके एक स्टूडेंट का एग्जाम है इसी चैप्टर का, मैं इसी चैप्टर के पहले डाउट्स ले रहा हूँ, फिर मैं चैप्टर आगे कंटिन्यू करूँगा क्योंकि चैप्टर सेम है, इसलिए मैं चैप्टर के डाउट्स क्लास में टेकअप करता हूँ, वरना अलग से करता हूँ। एक क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है बैड डेट्स 500। समझते हैं इसको क्या ट्रांजैक्शन है, व्हाट इज बैड डेट्स? इस वर्ड के अंदर बी साइलेंट है, बैड डेट्स ऐसे पढ़ना है, समझते हैं ध्यान से। तो जब हम गुड्स उधार में बेचते हैं तो उधार में बेचने के साथ बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में सब्जेक्ट आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके अंदर एक चैप्टर आएगा डेटर मैनेजमेंट। इसमें सिखाया जाता है डेटर्स को मैनेज कैसे करें, उधार बेचें ना बेचें, कितना बेचें, किसको बेचें, कितना बेचें, टाइम पीरियड कितना दें, डिस्काउंट दे ना दे, अर्ली पेमेंट दे, वगैरह वगैरह। तो पहले इसमें क्वेश्चन आता है थ्योरी का, उसमें डेटर के पॉजिटिव बातें और डेटर की नेगेटिव बातें चर्चा होती है कि सर उधार में बेचते तभी डेटर होंगे। तो मान लीजिए मेरी दुकान में लिखा हुआ है कि यहाँ पर उधार माल नहीं बिकता जी, तो डेटर नाम की चीज होगी नहीं मेरी बुक्स के अंदर। अगर उधार बेचता हूँ डेटर तभी होगा जब उधार बेचता हूँ। तो सर डेटर के फायदे क्या हैं? सेल्स इंक्रीज होती है इससे, क्योंकि बहुत कस्टमर ऐसे हैं जिनको उधार में लेना। तो मान लीजिए मैं एक छोटा दुकानदार, मेरे पास इतना फंड्स नहीं है कि मैं बहुत सारा सामान खरीद कर ले आऊं अपने पैसों से, पैसे ही नहीं मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे होलसेलर को ढूंढता हूँ जो मुझे उधार सामान दे दे। मैं सामान उधार ले आऊंगा और अपनी दुकान में रख लूंगा, जब वो सामान बिक जाएगा, कस्टमर से पैसे आ जाएंगे, तब मैं अपना उधार चुका दूंगा, फिर मेरे को प्रॉफिट होगा। ऐसे बहुत दुकानदार है, तो भले महंगा सामान खरीदे लेकिन वो ऐसे दुकानदार से ही खरीदते हैं जो उधार दे दे। तो उधार देने से सर हमारी सेल बहुत बढ़ती है, सारी पेमेंट हैंड टू हैंड करनी पड़ जाए तो सेल बहुत कम हो जाती है। पहले 8-10 हजार का मोबाइल भी बहुत ज्यादा महंगा होता था, 8,000 मोबाइल में लगा दी, बड़ा अमाउंट होता था। और अब 60,000 का फोन भी बहुत इजीली बिक जाता, सिर्फ ईएमआई के दम पर। जो कॉन्सेप्ट लाया ईएमआई का, इसीलिए लाया गया कि 60,000 किसी के जेब में नहीं रखे हुए जनरली, लेकिन एवरेज इनकम ग्रुप के पर्सन के पॉकेट में नहीं रखे हुए पैसे इतने, तो तुरंत जाके फोन खरीद लेगा 60,000। ईएमआई लगता है कि 2,000 पर महीने तो जाएंगे या 3,000 पर महीने तो जाएंगे, ये सोच करके ले लिया जाता। तो सर सेल्स बहुत बढ़ती है। अगर आज सारे फोनों पे ईएमआई बंद हो जाए तो सेल 10% रह जाएगी सारे मोबाइलों पे। कार, फिर 8-10 लाख रुपए की कार, 8 लाख रुपए कौन पॉकेट में लेके घूम रहा? ईएमआई पर ले जाती जनरली कार। घर ले रहे हैं तो लोन पर लिया जाता जनरली, एक एवरेज पर्सन की बात करें तो सर सेल बहुत बढ़ती है अगर हम उधार देना शुरू कर देते हैं। एक फायदा ये। दूसरा फायदा क्या है या रीजन क्या है? कॉम्पिटिटर्स। सर मेरे कॉम्पिटिटर सारे उधार दे रहे हैं, मैं उधार नहीं दूंगा तो मेरे से माल खरीदेगा ही नहीं कोई, इस वजह से उधार देना पड़ता है। कॉम्पिटिटर्स अगर उधार दे रहे हैं तो मुझे भी उधार देना पड़ता है। समझ पा रही है? सर बुराइयां करनी है, उधार देने के नुकसान, मनी ब्लॉक होती है या ऐसे कहो इंटरेस्ट कॉस्ट। हमारे हम 10 लाख रुपए इसमें उधार बेच दिए, 10 लाख रुपए ब्याज पे लगाता हूँ, कुछ ना कुछ तो ब्याज मिलता है। तो इंटरेस्ट पैसा ब्लॉक होता है बिना इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट होता नहीं बेटा कोई 10 लाख का सामान वो आज लेके पैसे 3 महीने बाद दे रहा, इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं दे रहा वो। जबकि मैं कहीं से पैसा लाया हूं तो कहीं ना कहीं से या तो लोन लेकर के लाया हूंगा या अपनी कोई एफडी तोड़कर पैसा लगाया होगा, कुछ ना कहीं से पैसा लाया होगा। माइनस पॉइंट और मैनेजमेंट कॉस्ट। सर अकाउंटेंट का काम बढ़ गया। अकाउंटेंट वैसे तो हिसाब कर रहा था कि सामान बेचने का खरीदने का हिसाब कर रहा था, और वो डेटर का हिसाब भी करेगा। या तो एक और अकाउंटेंट रखा जाए, ज्यादा डेटर्स हैं तो, या फिर उसकी सैलरी बढ़ाएंगे, उसको ओवर टाइम करवाएंगे, मतलब मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है। तीसरा और सबसे मेजर जो माइनस पॉइंट है, बैड डेट्स। तो उधार बेचने में पैसे मरने का नुकसान है।
अगर हम 100 लोगों को उधार बेचते हैं, उसमें से 5 या 10 लोग लगभग ऐसे निकल जाते हैं जो पैसे नहीं देते। कुछ तो उसमें से जेन्युइन भी होते हैं, मैं उधार बेचा, वो सोच रहा था मैं आगे बेच दूंगा और मैं पैसे चुका दूंगा उधार, उसका सामान आगे बिका ही नहीं, या सामान चोरी हो गया तो बिके नहीं सामान आगे, इसलिए पैसे आए नहीं उस बेचारे के पास, वो आगे उधार चुका नहीं पा रहा, पैसे मर गए हमारे। या कुछ ऐसे ही होता है कि सामान ले लो उधार, दे देंगे करते रहते हैं, फिर देते ही। समझ में आ रही है बात? सबसे बड़ा नुकसान जो है, सबसे बड़ा रिस्क है वो बैड डेट्स का। इस चैप्टर के अंदर सिखाया जाता है कि हम कैसे क्रेडिट एनालिसिस करें उस पर्सन की। जैसे बैंक वाले भी ऐसे ही है, बैंक में अगर मैं लोन मांगने जा रहा हूँ, बेसिकली उधार मांगने जा रहा हूँ, बैंक वालों के लिए कैश ही गुड्स है उसके लिए, तो बैंक भी मेरी पहले एनालिसिस करेगा, मेरा क्रेडिट स्कोर चेक करेगा, पास्ट ईयर की इनकम चेक करेगा, बैंक स्टेटमेंट चेक करेगा कि मेरी कोई अब तक पेमेंट कोई बाउंस तो नहीं हुई वगैरह वगैरह, तभी मुझे लोन देगा। तो बैड डेट्स क्या होते हैं सर? उन डेटर्स को जिनको मैंने उधार में सामान बेचा था, उन पर मेरा पैसा अगर मर गया, अब पैसे नहीं आने, तो उसको रिकॉर्ड करना, इस नुकसान को रिकॉर्ड करना। इस नुकसान के लिए हमने एक नया वर्ड इन्वेंट कर रखा है अकाउंटेंट ने, जिसका नाम है बैड डेट्स। टर्म एक ही है, ये वर्ड्स दो एक ही टर्म है, साथ में इस्तेमाल करते हैं। सर मान लीजिए मैंने कस्टमर को सामान बेचा, अब वो फोन नहीं उठा रहा, तो अब रिकॉर्ड कर लूं, या वो कहता है कि पैसे दे दूंगा, हर बार ही कहता है पैसे दे दूंगा, तो कब लिखूं फिर बैड डेट्स? कब लिखना है ये हमारा काम नहीं है। प्रोवाइडर हमें बोलेगा कि अब इससे पैसे लेने देना, पैसे मर गए, इसका नुकसान लिख ले, पैसे मर गए, इसको हटा दे बॉस, ऐसा बोलेगा वो। मतलब शाम से 5,000 रुपये लेने थे, हमारा बॉस कहता है शाम से 5,000 रुपये आने वाले नहीं, इसको हटा दे बॉस, तो अब हम इसको तब लिखेंगे बैड डेट्स। पर हमें क्या जा रहा है, लिखा रहने दो। तो शाम का सामान बेचा 5,000 का, वो लिखा हुआ है उसके अंदर, तो लिखा रहने दो, चाहे 10 साल चाहे 20 साल हो जाए, हमारा क्या जा रहा है, हम अकाउंटेंट। जब हमारा बॉस बार बार डेटर्स की लिस्ट चेक करता है कि किस किस से पैसे लेने हैं, उसमें बार बार उसको शाम का नाम दिखता है, फोन करता है, फोन उठाता नहीं वो, तो फिर जब भी वो कहेगा कि उसको नुकसान पे रिकॉर्ड करो, तो नुकसान रिकॉर्ड कर ले। क्लियर हो गया बात? चलिए सर, ये लॉस है हमारे लिए, लॉस है बिल्कुल। लेकिन हमारी जो 5 कैटेगरी बनाई हुई है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस, 5 ही कैटेगरी। इन पांचों में कहीं पर भी लॉस तो नहीं, तो लॉस को कहां लिखूंगा? पांचों एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि दोनों का नेचर सेम, पैसा नुकसान हो गया या खर्चा हो गया, एक ही बात। तो एक्सपेंस की कैटेगरी के अंदर आता है सर बैड डेट्स अकाउंट टू डेबिट, बेसिकली हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। क्वेश्चन में नाम दिया होता है जनरली कि बैड डेट्स, मतलब मुझे राम से 5,000 रुपए लेने थे और पैसे मर गए, तो जो भी नाम दे रखा है उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे हम, जिसका भी नाम दे रखा है उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे, कि मोहन से पैसे लेने थे या सोहन से पैसे लेने थे, उसका बुक से हटा देंगे। डेटर डिक्रीज क्रेडिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट होगा। क्लियर हो गई बात? और कुछ एक ही डाउट था? अच्छा, चलिए कौन से पॉइंट पर थे? 39 Yes. 39 करना है। यस 38 तक कर दिया। अच्छा 39 पढ़ेंगे जी सभी। सोल्ड गुड्स टू राम 4500, डिस्काउंट अलाउड 500। सोल्ड गुड्स टू राम 4500, डिस्काउंट अलाउड 500। गर्वित आप बताएंगे मुझे हु इज राम? सर नो वन, दो सेकंड। आप बताइए हु इज राम? डेटर। सो जिसको मैं सामान बेचता हूं, सेल करता हूं, वो या तो डेटर होगा या कुछ भी नहीं होगा। क्रेडिटर तो पक्का नहीं होगा। क्रेडिटर तो वो होता है जिससे हम गुड्स खरीदते हैं उधार में, तो ये क्रेडिटर तो पक्का नहीं है, या तो डेटर है या कुछ भी नहीं है। अगर उधार बेचा है तो डेटर है, उधार नहीं बेचा तो कुछ भी नहीं है। अब सर इस क्वेश्चन में तो बताया ही नहीं कि उधार बेचा है या नहीं, तो व्हाट इज द प्रिजम्पशन? उधार उधार बेचा। तो राम कौन हो गया? डेटर। सही। अच्छा, आप बताएंगे ये जो डिस्काउंट है, सुनिए ध्यान से, डिस्काउंट पे चर्चा करते हैं। चलिए क्वेश्चन से पहले ऑनलाइन क्लास में डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में। डिस्काउंट 3 टाइप के, जी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। समझते हैं बहुत अच्छे से तसल्ली से। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप काफी सारे इसी चैप्टर के हैं। ट्रेड डिस्काउंट के सर 2 नाम और हैं।
क्वांटिटी डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। जो हम ना वो ट्रेड वर्ड का मीनिंग बताया मैंने पहले, ट्रेड वर्ड का मीनिंग होता है बाय एंड सेल। तो ट्रेड डिस्काउंट मतलब खरीद या बेच पर जो डिस्काउंट हो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। इन जनरल जो है हमारी बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड है। दूसरा, हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं अपने सेलर को, अपने जो जिससे हम खरीद अपने सप्लायर को। अगर मैं डिस्काउंट के लिए कोशिश करता हूं तो मेरे सप्लायर में सपोज ये मार्कर की शॉप है, तो मैं जिससे खरीद के लाया मैं उसको कहता हूं जी मार्कर कितने का दोगे, उसने कहा 10 रुपए एमआरपी है, आपको 9 रुपए का लगा दें। मैं कहता मेरी खुद की दुकान है, मैं आपसे कम से कम 4 पेटी भर के मतलब करीब 2000 मार्कर मैं आपसे लूंगा, तो मुझे आगे बेचना भी सही रेट लगाओ। कहता आपको 8 रुपए लगा देंगे, इससे कम नहीं होगा। तो फिर मैं और उनको कहता हूं कि सर मैं रेगुलर आपसे ही लूंगा, जब बराबर शॉप वाला 7.5 में दे रहा है, आप देते हो तो बताओ फिर मैं आगे जाऊं, वगैरह वगैरह जो भी मेरे तरीके हैं रेट कम कराने के। तो सपोज वो 7.5 में मान जाता है, दिस इज द फाइनल प्राइस। ठीक, तो 10 रुपए की आइटम मुझे 7.5 में मिल गई, 2.5 रुपीस का मुझे डिस्काउंट हो गया। दिस इज ट्रेड डिस्काउंट। ये क्यों डिस्काउंट मिला है? क्वांटिटी ज्यादा की वजह से, बल्क में खरीदने की वजह से ये ऐसा डिस्काउंट है। सही। अब इसमें मजे की बात सुने, ये कैलकुलेशन में आता लेकिन एंट्री में नहीं। सलमान खान है, दिल में आता समझ में नहीं। ऐसे ही है, कैलकुलेशन में आता एंट्री में नहीं। क्या मतलब? देखो जी, सपोज कोई 10 लाख की कार में 4 लाख में ले आया। हमारे तो चैप्टर नंबर 3 में जो कॉन्सेप्ट है एसेट्स को रिकॉर्ड करने का, वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसमें देखो क्या सिखाया है कि हर एक एसेट को हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। व्हाट इज कॉस्ट? अमाउंट पेड। मैं आपसे कहता हूं कि 10 लाख की कार में 3 लाख में लिया, इसको रिकॉर्ड करना, तो मैं लिखूंगा कार अकाउंट डेबिट 3 लाख। 10 लाख तो कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही बात? 10 लाख रुपए की कार अगर मैं 3 लाख में लिया। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, चलो। कार ऑफ मार्केट वैल्यू 10 lakh is purchased for 3 lakh। इसे बताइए प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ। किसी को लग रहा है 7 लाख का प्रॉफिट हुआ? बहुत अच्छे से क्लियर है बात। कि सर प्रॉफिट तो कभी परचेज के टाइम होता ही नहीं, प्रॉफिट तो सेल के टाइम होता है। अभी तो मेरा 3 लाख रुपए गए हैं जेब से, प्रॉफिट कैसे हो जाएगा? प्रॉफिट तब होगा जब पैसे आएंगे जेब में। समझ में आ रही है बात? इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम? सर कार एसेट इंक्रीज डेबिट, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट 3 लाख। 10 लाख कहीं नहीं आना, 7 लाख कहीं नहीं आना। क्यों? एसेट है, एसेट को रिकॉर्ड किस पे करते हैं? कॉस्ट पे। कॉस्ट मतलब जो अमाउंट आपने पे करा 3 लाख। समझ में आ गई बात? जब बेचेंगे तब प्रॉफिट पे बेचे तो प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे, लॉस पे बेचे तो लॉस रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ गई बात? इसीलिए इस डिस्काउंट को भी, इससे 10 लाख की आइटम है, सब वही 7 लाख रुपए ट्रेड डिस्काउंट है, 3 लाख में खरीदा, 3 लाख पर रिकॉर्ड करूंगा, मैंने पे करा 3 लाख रुपए। समझ में आ गई बात? ट्रेड डिस्काउंट को क्यों रिकॉर्ड नहीं करता? ना बायर रिकॉर्ड करता, ना सेलर रिकॉर्ड करता। ट्रेड डिस्काउंट ना तो बायर रिकॉर्ड करता, ना सेलर रिकॉर्ड करता, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता। एग्जांपल देखते हैं। 5000 रुपए एमआरपी है और 10% का ट्रेड डिस्काउंट। राम सोल्ड टू श्याम। राम सेलर है जी और श्याम बायर है। मैं बन जाता हूं राम का अकाउंटेंट। तो मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा इसको? श्याम डेटर, एसेट इंक्रीज डेबिट, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट। बताओ कोई डाउट है तो यहां तक? मैं राम का अकाउंटेंट हूं, मैंने बेचा है शाम को, शाम मेरे लिए डेटर है, डेटर एसेट इंक्रीज डेबिट, मैंने उसको डेबिट करा, और सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट, मैंने सेल्स क्रेडिट करी। सर 5000 रुपए की आइटम थी, शाम ने बार्गेनिंग करवा करके 10% का डिस्काउंट ले लिया, तो मैंने जो बेचा वो 4500 में बेचा, मेरा रेवेन्यू 4500 है, डेटर से पैसे लेने 4500। दिस इज द फाइनल अमाउंट। मैं ऐसा क्यों दिखाऊं कि मेरी 5000 की सेल हुई, मैंने 500 का डिस्काउंट दिया, ऐसा क्यों दिखाऊं?
रीजन पता है क्या होता है? क्योंकि जो एक डिस्काउंट होता है ये कुछ भी नहीं होता, ये बेसिकली पहले फिक्स प्राइस इंक्रीज होता है। इन जनरल दुकानदार किसको किस रेट में बेचेगा ये जनरली पहले से फिक्स होता इन जनरल। जो डिस्काउंट का जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे सपोज कपड़ों की शॉप है, कोई टी शर्ट है मुझे 500 रुपए की बेचनी, सिर्फ बिक नहीं रही, तो मैंने क्या करा कि तो 1000 रुपए रेट डाल दिया, उसको 50% का ऑफ का बोर्ड लगा दिया, अब शायद कुछ सेल बढ़ जाए। होलसेलर अगर रिटेलर को बेच रहा है या मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेच रहा है तो उनका डिस्काउंट का परसेंटेज इन जनरल फिक्स होता है इन जनरल। समझ आ रही है ये बात? तो ट्रेड डिस्काउंट ध्यान से देखो कि सर 4500 तो क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा था, है ना? लेकिन कैलकुलेट किया हमने इसको, 5000 का 10% निकाला तो 500 आया, 5000 में से 500 माइनस करा तो फाइनल अमाउंट जो एग्रीड था वो आया। तो ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेशन में आता है लेकिन एंट्री में नहीं। समझ आ गई बात? ध्यान रहेगा। कैश डिस्काउंट की बात करते हैं कि सर मैंने अच्छा शाम को पहले काउंटर बन जाते हैं शाम के, सर मैं शाम का काउंटर बताओ कोई एंट्री परचेज अकाउंट डेबिटेड परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू श्याम अकाउंट टू राम अकाउंट। शाम के अंदर शाम का नाम कैसे आ जाएगा? परचेज नाम का खर्चा हो गया, कुछ खरीद के लाए हैं सर 4500 गुड्स खरीदे हैं और राम को पेमेंट करनी है 40 उधार लेकर के आया ना, इससे पेमेंट करनी है, इसको क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट इसलिए राम क्रेडिट हुआ है। परचेज एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट इसलिए परचेज डेबिट हुआ है। इसको पैसे लेने हैं, इसको पैसे देने हैं। अल्टीमेट अमाउंट 4500 है, ये हमने देख लिया सर कि ट्रेड डिस्काउंट ना तो बायर रिकॉर्ड करता है ना सेलर रिकॉर्ड करता है, लेकिन कैलकुलेट दोनों करते हैं। बेसिकली जब ये डिस्कस होगा, जब इनका जो जब सामान भेजा जाए उसमें लिखा होगा कि 5000 का सामान 10% डिस्काउंट फाइनल अमाउंट भी, इस तरीके से उसमें बिल में सब चीजें लिखी होंगी, उससे कैलकुलेशन में हेल्प होगी। बेसिकली क्या होता है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ना डिस्काउंट भी फिक्स होता है। अब क्या कर देते हैं होलसेलर जनरली हेडिंग वगैरह बार्गेनिंग, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं बार्गेनिंग का कि जी वो रेट लगा लो वो रेट लगा लो। अब प्रैक्टिकली क्या होता है बार्गेनिंग करने के लिए पहले से दुकानदार ने क्या कर रखा होता है कि भाई जैसे मार्कर अगर आप 100 लोगे तो 10 रुपए का रेट है, 101 से लेके 1000 तक मार्कर लेते हो अगर आप तो आपके लिए 9 रुपए का रेट है। 1001 से लेके अगर आपने 5000 तक कितनी क्वांटिटी ली है तो आपके लिए 8 रुपए का रेट है, और अबव 5000 लिया है तो आपके लिए 7.5 का रेट है। इस तरीके से अपने रेट लिस्ट पहले से डाल देते हैं वो। अब सामने वाला जितने भी सामान खरीद रहा है उसको उस अकॉर्डिंग रेट लग जाएगा। ठीक, हो सकता है इसमें ये भी करें कि ये रेट ना लिख करके डिस्काउंट की परसेंटेज लिख दें, कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, एमआरपी से लेस कर ले अपने हिसाब से बंदा। तो जितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं सामने वाला अपने आप ही कैलकुलेट कर सकता है। कुछ फोटोकॉपी की शॉप पे भी लिखा होता है जी ऐसा कि 100 से ज्यादा कॉपी कराओगे तो 50 पैसे का रेट। कुछ मॉल्स में लिखा होता है कि अगर आप 4 शर्ट लोगे तो ये डिस्काउंट, या 5 शर्ट लोगे तो ये डिस्काउंट। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर शाम के लिए वो 500 रुपीस डिस्काउंट है। हाँ बिल्कुल, इसको डिस्काउंट मिला। तो सर वो तो उसके लिए रेवेन्यू भी होगी 500 के डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू होगी। सर डिस्काउंट मिला है 500 रुपए का मिस्टर शाम को, तो ये इसके लिए रेवेन्यू हुआ। इस रेवेन्यू को क्यों रिकॉर्ड नहीं किया आपने? कार वाला एग्जांपल, 7 लाख का रेवेन्यू था, रिकॉर्ड करा हमने, क्योंकि परचेज के टाइम का भी रेवेन्यू हो ही नहीं सकता, रेवेन्यू सेल के टाइम हो सकता है बस। ठीक है, मतलब ये ऐसे रिकॉर्ड नहीं करेगा कि मेरा खर्चा हो गया 5000, मुझे इनकम हो गई 500, नेट अमाउंट से रिकॉर्ड कर रहा कि मेरा खर्चा हुआ 45। क्लियर हो गई बात? बढ़े जी आगे। ट्रेड डिस्काउंट क्लियर हो गया मेरी साइड से, कुछ नहीं बचा बताने के लिए। कोई आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब मैं कैश डिस्काउंट पर आना। कैश डिस्काउंट सर जो अर्ली पेमेंट में मिलता है, इसका सिनोनिम नहीं है, इसका मीनिंग है अर्ली पेमेंट। जो अर्ली पेमेंट पे डिस्काउंट मिले उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। दुकानदार ऐसे डिस्काउंट्स ऑफर करता है। वो क्यों डिस्काउंट ऐसे ऑफर करता है? ताकि पेमेंट जल्दी मिले, उसको कैश की नीड है, बैंक से लोन लेना पड़ता है, उस पर इंटरेस्ट जाता है।
दूसरा रिस्क रहता है पैसे मरने का, सामने वाले को लालच तो अभी पेमेंट करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। पैसा जल्दी आएगा तो लोन बैंक से कम लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट बचेगा। तो मैं बैंक से लोन 5% के इंटरेस्ट पर लेता हूँ, उधार मैंने गुड्स बेच दिए, उन कस्टमर को बोल देता हूँ 5% का डिस्काउंट दे दूंगा जी आपको, पैसे अभी दे जाओ। तो मेरे को कुछ फायदा नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, लोन लेना नहीं पड़ा, पैसा हैंड टू हैंड आ गया और रिस्क भी खत्म हो गया पैसे मरने का। डिस्काउंट का ऑफर देने से ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे कस्टमर्स पैसा दे देंगे, लेकिन कुछ तो देंगे, कुछ तो कैश आएगा, कुछ तो लोन कम होगा। जो अर्ली पेमेंट पे डिस्काउंट दिया जाए उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हैंड टू हैंड पेमेंट पर डिस्काउंट हो, इसको समझो। इसमें दो बातें हो रहा है सुनने के लिए। एक तो ऐसा नहीं है कि हैंड टू हैंड पेमेंट पर, जैसे कि जनरली मेरा जो उधार गुड्स बेचता हूं वो 3 महीने के लिए बेचता हूं। सपोज मैंने अपने कस्टमर को बोला कि हैंड टू हैंड अभी दे जाओ जी पैसे, 5% डिस्काउंट दे दूंगा, या 15 दिन के अंदर दे जाओ 3% डिस्काउंट दे दूंगा, 1 महीने के अंदर दे जाओ 1% डिस्काउंट दे दूंगा, 1 महीने के बाद दोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं, तो 3 मंथ्स के अंदर तो पेमेंट करनी है। ऐसा भी ये भी कैश डिस्काउंट है। मतलब कैश डिस्काउंट यही नहीं है कि हैंड टू हैंड पेमेंट पे जो डिस्काउंट मिले, टाइम पीरियड भी मेंशन हो सकता है। ठीक, दूसरी बात, और यहाँ पे कैश डिस्काउंट लिखा हुआ है कैश, तो अगर मैं चेक से पेमेंट करूंगा तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्या लगता है? डेफिनेटली मिलेगा। कैश, देखो कैश डिस्काउंट का मतलब पता है क्या होता है कि हमने उधार में ले लिया। मतलब कैश बहुत जगह ना अपोजिट ऑफ क्रेडिट यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरी पूरे साल की ना कैश सेल 5 लाख रुपए, तो कैश सेल का मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा पैसा हैंड टू हैंड कैश नहीं मिला हो। सामने वाला हो सकता है पेटीएम से पैसे दे, यूपीआई से पैसे दे, फोन पे से पैसे दे, चेक से पैसे दे, क्रेडिट कार्ड से पैसे दे, डेबिट कार्ड से पैसे दे, डिमांड ड्राफ्ट से पैसे दे। मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो सकता है, पेमेंट अगर आ गई तो कैश डिस्काउंट। समझ आ रही है? तो कैश डिस्काउंट का मतलब ये नहीं है कि मोड ऑफ पेमेंट कैश दी हो, मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो सकता है। कैश का मतलब है अदर देन क्रेडिट, उधार के अलावा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? एक बिजनेसमैन सुनिए जी, जब मैंने सीए प्रैक्टिस स्टार्ट की थी उसके 2 साल के बाद एक क्लाइंट आया था। देखो वो क्या करते हैं, कैलकुलेटर की दुकान है जी उनकी। ₹1 करोड़ के वो कैलकुलेटर खरीदते हैं कैसियो कंपनी से हर महीने। कंपनी की पॉलिसी क्या है कि आपको 2 मंथ्स का उधार दिया जाता है, कि 2 मंथ के अंदर कभी भी पैसे दे दो, और अगर आप 15 डेज के अंदर पैसे दे दोगे तो आपको 3% का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो तो आपको 3% का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऑब्वियसली कंपनी से खरीदा डायरेक्ट तो बहुत कम रेट में खरीदा, मतलब 200 वाला कैलकुलेटर करीब 140 में खरीदा था उन्होंने। ठीक, अब सुनो उन्होंने करा क्या, शॉप पर सामान ले आए और 140 में बेचना शुरू कर दिया। 140 में ही खरीदा था और 140 में ही बेच रहे हैं। कस्टमर्स को दिखाते हैं बिल, ये देखो जी कंपनी का बिल इतने में लेकर आया हूं, पूरी मार्केट में चैलेंज करता हूं इससे रेट में कम दे दे, उस रेट से कम मैं दे भी नहीं पा रहा, क्योंकि उन्होंने कंपनी के रेट पर ही बेच रहे हैं वो, लेकिन बेचते कैश में। जिस भी कस्टमर को बेचते हैं वही पैसे रख टेबल पे तो सामान मिलेगा। सबसे कम रेट है, सेल अच्छी है। उसने क्या करा, 15 दिन के अंदर सारा सामान बेच दिया और वो सारे पैसे कंपनी को दिया। 3 लाख रुपए कमा लिए 15 दिन में, विद जीरो मार्जिन, ओनली बिकॉज ऑफ कैश डिस्काउंट। बिजनेस करने के देखो ये भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जीरो मार्जिन, जीरो इन्वेस्टमेंट, उधार सामान लेकर आया, खुद का पैसा लगाया है, तो 3 लाख रुपए 15 दिन में, मतलब 6 लाख रुपए महीने की इनकम होगी उसकी, ओनली बिकॉज ऑफ कैश डिस्काउंट। समझ में आया चल कैश डिस्काउंट क्या चीज है? ठीक सर, इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं कि सामने वाले ने ऑफर कर रखा है कि अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो आपको 10% का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा।
इसी एग्जांपल में कंटिन्यू कर रहे हैं हम कि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर 10 डेज के अंदर मिस्टर राम ने बोला होगा शाम को, क्योंकि इसने बेचा, टर्म्स कंडीशन इसकी चलेगी, इसने बेचा इसको, इसने बोला इसको कि अगर आप 10 डेज के अंदर पेमेंट कर देते हो तो आपको 10% का मैं कैश डिस्काउंट दे दूंगा। मतलब 10% ट्रेड डिस्काउंट तो ऑलरेडी मिल चुका है, अब फर्दर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा कैश डिस्काउंट अगर पेमेंट कर देते हैं तो। ठीक, तो मान लीजिए इन्होंने 12वें दिन पेमेंट करी, फिर तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, फिर पैसे मिलने की एंट्री यहाँ पे क्या होगी, पैसा आ रहा है, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट क्रेडिट द गिवर, सही है। यहाँ पर एंट्री होगी पैसा मिलने की, ये पैसे देगा, इसकी एंट्री क्या होगी बताओ। क्रेडिटर लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट, लाइबिलिटी कम हो गई, कर्जा कम हो गया, पैसे दे दिए। समझ आ रही है बात। अगर 12वें दिन पेमेंट दी, डिस्काउंट का जो पीरियड था उसके बाद पेमेंट करी तो ये एंट्री हुई, ये पैसे लेने वाले के यहाँ और ये पैसे देने वाले के यहाँ। क्लियर है अच्छे से, कोई डाउट इसमें। अब सर 12वें दिन नहीं, पेमेंट 9वें दिन हुई है, मतलब डिस्काउंट पीरियड के अंदर अंदर पेमेंट हुई है, तो डिस्काउंट मिलेगा इसको। यस सर। अब देखते हैं कहाँ चेंज आएगा एंट्री के अंदर। सर राम नाम की लायबिलिटी तो पूरी खत्म, पैसे कितने जाएंगे, टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट से नाम की इनकम हो गई 450 की, 4500 का 10% 450, पैसे देने कितने हैं, ये देखो समझ में आ रही है कैलकुलेशन। यहाँ पर एंट्री को समझना भी जरूरी है और कैलकुलेशन समझना भी जरूरी है। सर डिस्काउंट हमें मिल रहा है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट, रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा है, जितने पैसे देने थे उसका 10%, 4500 का 10% 450। ये मत सोचना कि 5000 का 10% होगा, 5000 तो भूल जाओ, कुछ भी नहीं है। जब हमारा फाइनल अमाउंट तय हो गया 4500 तो वही है, बाकी तक सब कुछ कैलकुलेशन। 4500 का 10% 450, ये डिस्काउंट मिला, रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट, टोटल 4500 देने थे, 450 का डिस्काउंट मिल गया, तो बाकी बचा हुआ पैसे देंगे, तो कैश अकाउंट में बचा हुआ आएगा 4050। लेकिन यहां देखो राम का अकाउंट पूरे से क्लोज होगा, सारे साहब खत्म हो गए ना, सारे साहब साफ हो गया, जितने देने थे पूरे साहब साफ हो गया। समझ आ गई बात, तो डाउट है इसमें। हां जी सर, ये कैश अकाउंट 450 डेबिट कर सकता है क्योंकि कैश की तो इंक्रीज हुई है, फिर 450 से कैश कहां मिला, डिस्काउंट इज अ न्यू कैश आइटम, कैश थोड़ा मिला है, सोचो इसको। ऐसा सुनना होगा कि ये 4500 रुपीस देगा और सामने वाला 450 वापस कर, कैसे सुनना होगा, ये नेट अमाउंट ही देगा, है कि नहीं। बना गई बात। मैं बन जाता हूं अकाउंटेंट राम का, अब हमको पैसे मिल रहे हैं, थोड़े कम मिल रहे हैं, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है डिस्काउंट, इसके लिए डिस्काउंट इनकम है, इसके लिए डिस्काउंट एक्सपेंस है। एक्सपेंस डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होती है। सर शाम का अकाउंट तो पूरा क्लोज करना पड़ेगा 4500 से, इससे पैसे और नहीं मिलने। कैश जो मिलेगा वो मिलेगा 4050, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 450, डिस्काउंट आपका खर्चा हो गया, कैश का हो गया। अब इसमें डिस्काउंट आप ऊपर लिखो, एंट्री को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों डेबिट, ये क्रेडिट बाद में आया। कैश अकाउंट डेबिट 4050, जितना पैसा एक्चुअल में मिला, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट जो एक्सपेंस हुआ हमारा 450 रुपीस का, और शाम का अकाउंट पूरे से क्लोज 4500। बताइए क्लियर हुई बात। यस सर। अब ये कैलकुलेट भी होता है, ये रिकॉर्ड भी होता है, क्या ये डिस्काउंट रिकॉर्ड भी होता है, कैलकुलेट भी होता है। समझ आ गई बात, क्लियर है। लेकिन सर वो राम के लिए जो सेलर है उसके लिए दोनों के लिए रिकॉर्ड हो रहा है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, उधर भी से डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा है, यहाँ डिस्काउंट अलाउड लिखा है, दोनों में डिस्काउंट है। तीसरा है कि आखिरी रिबेट, इन दो रीजंस के अलावा किसी और रीजन से अगर रेट कम किए जाते हैं, बिल का अमाउंट कम किया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसको हम एक रिबेट वर्ड बोलते हैं। जैसे कि सर सामान खराब निकला, शाम सामान लेकर के आया और वो कहता है आधा सामान तो खराब है इसके अंदर, तो हम वापस लेके जाओ,
ये पूरा सामान वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए आपसे। तो राम कहता है जी गलती से सामान आपके पास चला गया, खराब आता, कोई बात नहीं, अब आधे पैसे दे दें, आधे बिल खत्म। फिर क्या एंट्री करेगा ये? पैसे आधे देने, रिबेट रेवेन्यू इंक्रीज करेक्ट, रिबेट एक्सपेंस इनकम होगी इसके लिए इनकम। दोबारा समझते हैं इसको कि सर मैं मिस्टर श्याम का अकाउंटेंट हूँ, हमने रिकॉर्ड किया था परचेज 4500 से कि हमें मिस्टर राम को पेमेंट देनी है 4500। हमारे बॉस ने हमें सामान देखा, पता लगा आधा सामान खराब है, मिस्टर राम को बताया, उसने कहा ठीक है जी रेट पैसे बिल के अमाउंट में आधे कम कर लो। और हम पैसे दे रहे हैं आधे, हिसाब लेकिन पूरा साफ हो रहा है, हिसाब पूरा खत्म, पैसे आधे दे रहे, आधे पैसे नहीं दे रहे, इसको मैं रिबेट नाम से कोड करूंगा। डिस्काउंट ही एक तरह से, बस रिबेट नाम से एक ही बात है। अगर रिबेट और डिस्काउंट है तो बात एक ही, मीनिंग एक ही है दोनों का। रिबेट मतलब छूट होता है, डिस्काउंट मतलब भी छूट होता है, दोनों की हिंदी सेम ही है, बस अलग अलग वर्ड अलग अलग जगह के लिए इस्तेमाल कर रखे हैं। ठीक है, इस पर आ जाओ। इसमें दो चीजें क्रेडिट होंगी, कैश और रिबेट। पैसा जा रहा है तो कैश, पैसा नहीं जा रहा फायदा हो गया। दोनों सर हमने वो गुड्स होना बेचा है जो हमें इनकम होगी। नहीं इससे क्या मतलब, अच्छा आप कह रहे हो डिस्काउंट रिसीप्ट पे क्रेडिट किया था, इनकम सुनो, हो रही है। इनका डाउट ये है कि सर आपने अभी अभी कार वाले एग्जांपल में बताई थी ये बात कि सर जब तक हम बेचते नहीं किसी चीज को तब तक इनकम नहीं हो सकती, तो अभी आप यहाँ पर इनकम कैसे बुक कर सकते हो? या जो से पिछले एंट्री करी थी उसमें आपने डिस्काउंट रिसीव्ड नाम से रेवेन्यू बुक करा था, वो कैसे बुक कर दिया आपने बिना बेचे? देखो जी, गुड्स जब हम बेचते हैं तब इनकम होती है, लेकिन जब गुड्स बेचते हैं तभी इनकम होती है, ये कह देना गलत है। गुड्स बेचते हैं तो इनकम होती है, ये बात सही है, लेकिन जब गुड्स बेचें तभी इनकम, ये कहना तो गलत है। सर कमीशन मिल रहा है मान लीजिए मेरे को, तो इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है? गुड्स तो नहीं बेचे। इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को, इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है? गुड्स तो नहीं बेचे। रेंट मिल रहा है, इनकम हो रही है, गुड्स तो नहीं बेचे। ऐसे किसी से तय हो गया था, किसी से फाइनल हो गया था कि मैं उसको 4500 रुपीस दूंगा, लेकिन पेमेंट के टाइम वो आधे में मान गया। प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनकम हो रही है कि नहीं? डेफिनेटली हो रही है। ठीक है सर लेकिन इसमें से आधे गुड्स तो जैसे खराब हो गए। सर पता क्या है, सुनो डाउट ये कि सर आप इनकम कैसे बुक कर सकते हो इसको? आधे गुड्स तो खराब ही हुए थे ना, तो देखो हम एक्सपेंस पूरा बुक कर चुके हैं 4500 का, ठीक। अब मैं इनकम बुक कर रहा हूँ 2250 की, तो जब एट द एंड में साल के एंड में जब एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालने जाऊंगा तो अल्टीमेटली आधा एक्सपेंस दिखेगा उसके अंदर नेट, ठीक। लेकिन हमने क्या करा, मिक्स नहीं करा दो चीजों को, ये एक्सपेंस है उसको अलग रिकॉर्ड करा, इनकम उसको अलग रिकॉर्ड। सही सर तो जो खराब सामान होगा वो राम के पास वापस जाएगा या शाम में वापस? इससे हमें क्या मतलब, हम अकाउंटेंट हैं। सर रिबेट की जगह परचेज रिटर्न लिख सकते हैं। नहीं, परचेज रिटर्न में पता क्या होता है, जब एक्चुअल में हमारा सामान आ गया, अब मुझे पसंद नहीं है, ये अलग साइज का है, या अलग मॉडल है, या खराब है, तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई सामान वापस लेके जाओ और हमारे पैसे कम कर दो, उसको तो बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो मैं यहाँ पे परचेज रिटर्न उस केस में लिखता हूँ, उसके क्वेश्चन भी करेंगे परचेज रिटर्न। अभी हम क्या समझ रहे हैं, रिबेट का मतलब छूट, उसने हमारे बिल में अमाउंट कम कर दिया, सामान वापस नहीं करा, मैं बिल में अमाउंट कम कर दिया। सही, हाँ जी। चलिए अब हम जाता हूं कंटेंट इसका, ट्राई करेंगे आप लोग आंसर, इसका आंसर ट्राई करेंगे आप लोग। कैश अकाउंट डेबिट। सर राम अकाउंट डेबिट टू परचेज और राम के बुक्स में राम का नाम नहीं आता दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप अपने रजिस्टर में लिखते हो कि मुझे इससे पैसे लेने हैं, इसको पैसे देने हैं, तो उसमें कभी निखिल नाम नहीं लिखा होगा, खुद से पैसे नहीं लेने ना खुद को पैसे देने, तो जिसकी बुक्स हम बनाते उसका नाम कभी नहीं आता। सोच के देखो, या आप अपने रजिस्टर में अगर आप लिख रहे हो, मान लीजिए कि मुझे उस फ्रेंड से पैसे लेने, उसको दिए थे मैंने, उस फ्रेंड को पैसे लिए उससे लेने हैं, उस फ्रेंड से मैंने लिए थे उसको देने हैं, ये सब नाम लिखोगे, कभी अपना नाम लिखोगे उसके अंदर? कभी नहीं लिखोगे। तो राम की बुक्स में राम का नाम कभी नहीं आएगा। हाँ जी, सर कैश अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 2250 और 4500 नहीं रिबेट है ना आधा। अच्छा, रिबेट एक्सपेंसेस के लिए यस सर। एक्सपेंस डेबिट होता है।
बताइए डिक्लेयर हुआ कि नहीं हुआ? ट्रेड डिस्काउंट हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया, रिबेट हो गया। फिर एंट्री के अंदर सिर्फ एक ही चीज नहीं आती, ट्रेड डिस्काउंट आती है। बाकी कैश डिस्काउंट भी आता है। कैश डिस्काउंट के नाम से नहीं आता, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड इस नाम से आता। हम दे रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है तो डिस्काउंट अलाउड, हमें मिल रहा है, हमारे लिए रेवेन्यू है तो डिस्काउंट रिसीव्ड। रिबेट नाम से रिबेट ही रहता है, उसको मिल रहा है वो क्रेडिट करेगा, उसकी इनकम है, जो दे रहा है उसका एक्सपेंस है वो करेगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड को रेवेन्यू के नाम से वो कर सकते हैं। रेवेन्यू तो कैटेगरी है दोस्त। इनकम जैसे मैं आशीष हिंदू ऐसा थोड़ा लिखूंगा सरनेम तो सरनेम भी लिखूंगा, कैटेगरी नहीं लिखी जाती है ना। भाई मुझे मान लो रेंट मिल रहा है, मैं रेवेन्यू लिख दूं तो पता चले किस का रेवेन्यू है ना। हमें अकाउंट का नाम ओपन करना पड़ता है कि जिस अकाउंट का नाम। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर अगर कोई डेटर हमसे कोई गुड्स लेता है, वो डेटर हो गया, उसने हमें पैसे नहीं दिए वापस, वो दोबारा गुड्स मांगना है तो उसे देंगे नहीं देंगे? ये हम क्यों डिसाइड करें, हम अकाउंटेंट हम उसे ब्रांडेड्स में है ना। दोबारा देना है कि दोबारा टेस्ट करना है कि नहीं करना, वो तो ये हमारा बॉस जानेगा कि देना है कि नहीं। भाई वो देता है तो मैं सेल की एंट्री कर दूंगा, वो नहीं देता तो मैं एंट्री कुछ भी नहीं करूंगा। इतनी सी बात है। हाँ जी। सर जैसे कोई डिफेक्टिव हो गया तो सर उसके नाम क्या लिखेंगे, उसे कैसे नोट जब करेंगे? गुड्स डिफेक्टिव अगर आए तो हमारा बॉस, देखो हम क्यों करेंगे डिफेक्टिव की एंट्री? जब गुड्स खरीदे तो एंट्री कर ली मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट टू रहा। अब वो गुड्स खराब निकलते हैं तो भी मुझे कुछ नहीं करना। जब मेरा बॉस बोलेगा भाई गुड्स खराब थे, मैंने सप्लायर को बोला, सप्लायर कहता है पैसे कम कर लो जी आधे, गलती से खराब आ गए, तो मैंने आधे कम कर लिए पैसे। वो कहता है मैंने माल वापस कर दिया, तो परचेज रिटर्न की एंट्री होती है, वो सीखेंगे क्लास आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। वो कहता है डिफेक्टिव था, मैंने सप्लायर को बोली, वो तो जिम्मेदारी नहीं ले रहा, फिर रास्ते में खराब हो गया मुझे नहीं पता, तो मान ही नहीं रहा, तो कुछ भी एंट्री नहीं करेगा। सर वो तो फिर ब्रांडेड्स में हमने हमारे लिए बैठर्स होता है तो उसमें हमने गुड्स बेचे और पैसा मर गया। हाँ जी। सर अकाउंटेंट और डेट मैनेजर में क्या फर्क होता है? डेट मैनेजर और अकाउंटेंट में आप एक सेपरेट अकाउंटेंट जो सिर्फ डेटर्स के रिगार्डिंग ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, उनको एनालिसिस करता है, उधार बेचूं ना बेचूं, क्रेडिट एनालिसिस करता है उन कस्टमर्स के जो उधार में सामान खरीद रहे हैं, और रिमाइंडर भेजता है उन कस्टमर्स को कि आपकी पेमेंट ड्यू हो गई है, ऑफर्स भेजता है उनको कि आपको डिस्काउंट अर्ली पेमेंट पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसका रोल सिर्फ यही है। जब एक कंपनी के अंदर बहुत सारे बढ़ जाते हैं डेटर्स, जैसे नॉर्मल बैंक देखा है हमने, नॉर्मल बैंक जो होता है वो सारा अकाउंट खुलता है, एफडी होती है, लोन भी मिलता है, सारा काम एक नॉर्मल बैंक में होता है। जब जैसे बैंक से लोग लोन लेते हैं और पैसा नहीं चुकाते तो उनको ना एनपीए की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। बैंक में फेमस टर्म है, जिनको पेमेंट ड्यू हुए 90 दिन हो गए। मान लीजिए मैंने लोन लिया हुआ था, हर महीने की तारीख को मुझे होम लोन की किस्त चुकानी थी और 90 दिन हो गए मैंने अभी तक नहीं चुकाई, तो अब मैं बैंक की नजरों में एनपीए की कैटेगरी के अंदर आया हूँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब समझ लो कि सारे नालायक लोग हैं तो टाइम पर पेमेंट नहीं कर रहे लोग। ठीक, हर बैंक की एक सेपरेट ब्रांच होती है जिसका नाम होता है एनपीए ब्रांच। वो सिर्फ इन्हीं लोगों से डील करती है, टैकल करती है, बात करेगी, रिमाइंडर भेजेगी, पेनल्टी देंगी, ऐसा डराने वाले नोटिस आएंगे कि आपका घर जब्त कर लेंगे, आपको कोर्ट में ले जाएंगे वगैरह वगैरह। जब कुछ भी रिप्लाई नहीं आता तो बैंक के लोग आएंगे उनसे डिस्कस करने, फिर भी नहीं होता तो फिर उनको कोर्ट सेटलमेंट होगी कि चलो हमें कोर्ट में ज़्यादा टाइम लगेगा, केस लंबा चलेगा, आप 70% पैसा दे दो या पेनल्टी छोड़कर बाकी पैसा दे दो। वो भी नहीं होता तो फिर आगे उसके जो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पति उसको गिरवी करेंगे, ऐसा वगैरह वगैरह सब चीज़ चलेंगी। उन सबको उनका काम सिर्फ यही है, और अकाउंट नहीं खुलता वो सब ये काम यही है। तो एक तरह से डेटर को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ पढ़ेंगे आगे? चलिए अब क्वेश्चन पर आ रहे हैं, हमें समझ लिया अच्छे से तीनों डिस्काउंट के बारे में। पॉइंट नंबर 39 में अब मुझे बताइए जो 500 रुपए का डिस्काउंट है ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या रिबेट? ट्रेड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आंसर है सबका। कोई ट्रेड की फेवर में या कोई रिबेट के फेवर में? ट्रेड। ट्रेड। और कोई? अच्छा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब पेमेंट हो जाएगी, ट्रू और फॉल्स?
कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब पेमेंट हो जाएगी। ट्रू और फॉल्स? नालायक हो सब। ट्रू। बिना पेमेंट करे डिस्काउंट कैसे दे दूंगा मैं कैश डिस्काउंट? सोचना जरा। एग्जांपल दिया था मैंने अभी अभी कि मिस्टर राम ने शाम को ऑफर किया कि भाई 10 दिन के अंदर पेमेंट दे जाओ, तो आपको डिस्काउंट दे दूंगा मैं अलग से। वो कैश डिस्काउंट था। उसने 11वें दिन पेमेंट दी तो डिस्काउंट नहीं मिला, 9वें दिन दी तो मिला। भाई कैश डिस्काउंट तो नाम ही ऐसा है, पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो सर 10 दिन का तो डेटर ही तो हुआ। बिल्कुल लेटर हुआ। वो तो सुनाते रहेगा जब तक पेमेंट नहीं करेगा। 10वें दिन तक वो मतलब 10वें दिन क्या 2 महीने तो लेटर है तो पेमेंट नहीं करता हूं। मेरा क्वेश्चन क्या था कि कैश डिस्काउंट तभी दिया जाएगा जब पेमेंट होगी। कोई पैसे दिए नहीं उसने, मैं कैश डिस्काउंट दे दूंगा उसको, लगता आपको? नहीं, डिस्काउंट तो तभी दिया जाता है, कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब पेमेंट हो जाती है। अगर पेमेंट नहीं हुई कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। कैश डिस्काउंट देने का मतलब बताना नहीं, कैश डिस्काउंट मतलब एक्चुअल में डिस्काउंट देना सामने वाले को, बिल में कन्वर्ट देना पैसे, तो तभी करूंगा ना जब पेमेंट करेगा सामने वाला। इस क्वेश्चन में पेमेंट हुई है कि नहीं हुई बताओ? नहीं हुई तो क्यों दूं कैश डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट है ये। क्वेश्चन में बोला हुआ है गुड्स बेचे हमने और डिस्काउंट लिखा हुआ है साथ में, पेमेंट की बात तो करेंगे, फिर कहां से कैश डिस्काउंट आ गया? कैश डिस्काउंट तभी तो करेंगे जब पेमेंट हो जाएगी। तो ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट नहीं है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो सर अगर आप किसी डेटर को बोलते हो कि मेरे को जल्दी पैसे दे दो, मैं इतना डिस्काउंट दे दूंगा, तो वो भी फिर ट्रेड डिस्काउंट में आना चाहिए। नहीं, वो तो सर उसने पैसे थोड़ा दिए अभी। तो डिस्काउंट कहां दिया मैंने उसे अभी तक? वो तो बोल रहा है। डिस्काउंट कहां दिया मैंने उसे अभी तक? नहीं सर, लेकिन आप उसको बोलते हो कि डिस्काउंट दे रहा हूँ तब हम बोल रहे हैं डिस्काउंट कहां दिया है, बिल में कहां कम करा बताओ? मैंने उसको ऑफर किया है कि आप 10 डेज के अंदर पेमेंट कर दो आपको डिस्काउंट दे दूंगा 500 रुपए का। ये ऑफर किया है, बिल में से लेस तो नहीं करा मैंने पैसे। डिस्काउंट कहां दिया उसको? वो पैसे देगा टाइम पर तो मैं डिस्काउंट में से लेस कर दूं, कोई तो डिस्काउंट देना होगा। बोलना डिस्काउंट देना थोड़ी ना, बिल में पैसे कम करना, कम पैसे एक्सेप्ट कर लेना, वही तो डिस्काउंट है। ठीक है, तो समझ में आगे सर ये बात कि ये वाला जो डिस्काउंट है ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट नहीं। समझ में आ रही है बात? इस क्वेश्चन में जो राम है वो हमारा रेटर है, हम राम के अकाउंटेंट तो नहीं। डिस्काउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा ये बताओ फटाफट। सर कुछ भी नहीं होगा नालायक सलमान खान। कैलकुलेशन में आएगा, यस सर। एंट्री में नहीं। यस सर। ये ट्रेड डिस्काउंट है, एंट्री के अंदर नहीं आता, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। ठीक है, इसके एंट्री कौन बताएगा? सर कैश डिस्काउंट। कैश उधार में बेचा, सेल्स अकाउंट। Ram's account debit to sales account. Ram debtor asset increase debit, sales revenue increase credit. तो एंट्री बनी Ram's account debit to sales account. डिस्काउंट ना डेबिट में आएगा ना क्रेडिट में आएगा क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। कैश वर्ड नहीं आया क्योंकि हमने उधार में बेचा। सर आप कैश अकाउंट करो तो यहाँ पे एंट्री में आ जाता, मतलब कैश अकाउंट होता था। अब ये बताना है अमाउंट कितना लिखना है, 4,000। ये चैलेंज बताइए। 4,000। 4,000 और कोई आंसर 4,000 के अलावा? 4500। 4,500 और कोई आंसर? 4,500 और कोई आंसर? 4,000। चलिए आंसर इज 4,000। कैसे पता लगा सर? जो गुड्स है ना वो 4,500 के हैं, गुड्स की वैल्यू दे रखी है 4,500 और 500 रुपए का डिस्काउंट। तो फाइनली जो हमने बेचा वो बेचा 4,000। सर क्या पता 45 से पहले से लेस कर रखी हो, गुड्स 5,000 के हो तो पहले से लेस कर रखे हो, उस केस में कैसे पता लगेगा? पहले से पता कैसे लगेगा? क्योंकि जो गुड्स के साथ लिखे हैं 45 तो वही गुड्स की वैल्यू है।
गुड्स के साथ लिखे हैं अगर ये, तो ये गुड्स की वैल्यू, और डिस्काउंट अगर दे रखा है तो हमें लेस करना। डिस्काउंट अगर दे रखा है, मतलब मैं किसी को कहता हूँ कि 5000 का सामान है, 500 रुपये डिस्काउंट, तो उसे 4500 रुपये दे दूंगा। तो हमारी बात, गुड्स की वैल्यू है 4500, 500 रुपये डिस्काउंट, तो हमारी एग्रीड वैल्यू हुई 4000। पढ़ेंगे आगे? सर एक क्वेश्चन हाँ जी। सर जैसे मेरी फोन की शॉप है, कोई कस्टमर है, मैंने उसे फोन बेचा सर, उसने डिस्काउंट मांगा तो मैंने उसे एक छोटा सा 1000 वाला फोन दिया, तो सर उसे ट्रेड डिस्काउंट में लिखेंगे कैश डिस्काउंट में? ट्रेड डिस्काउंट में, क्योंकि आपने अर्ली पेमेंट की वजह से नहीं दिया, सेल की वजह से दिया। सर लेकिन वो भी तो सेम अर्ली पेमेंट ही कर रहा है। नहीं वो देखो, आप, मैं कह रहा हूँ आपका रीजन क्या था पेमेंट करने। मान लीजिए आपने फोन बेचा उसको, वो कहता है ठीक है मैं इस रेट पे एग्री हूँ, लेकिन पेमेंट मैं बाद में करूंगा। फिर आपने ये ऑफर दिया कि पेमेंट अभी कर दो, आपको मैं छोटा फोन फ्री दे दूंगा, तो क्या डिस्काउंट हुआ? पर्पस से डिफरेंस पता कर लगाना बस। बढ़े जाएंगे। पॉइंट नंबर 40 परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 5000, डिस्काउंट 500। मुझे बताइए जो 500 रुपीस का डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है? सभी का आंसर ट्रेड है, तो कैश की तरफ। ट्रेड डिस्काउंट बिल्कुल सीधी पेमेंट नहीं आ रही ना, कैश डिस्काउंट तभी होगा जब पेमेंट होगी। इस क्वेश्चन पेमेंट नहीं हो रही तो ट्रेड डिस्काउंट है, पक्की बात है। मोहन कौन है? सर देखो क्रेडिटर, गुड्स खरीदे हैं उधार में, तो क्रेडिटर हुआ ये। यस सर। डिस्काउंट डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे क्योंकि डिस्काउंट कहीं नहीं आता। यस सर। बताइए कोई डाउट है इसमें? तो गुड्स की वैल्यू 5000, 500 रुपए का डिस्काउंट, तो एग्रीड वैल्यू 4500। पढ़े आगे? 41 पॉइंट नंबर, पेड फॉर मोहन 2000, डिस्काउंट अलाउड 300 रुपए। ये डिस्काउंट बताइए ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है सर। पेमेंट पे जो डिस्काउंट मिले वो कैश डिस्काउंट। मोहन कौन है? डेटर या क्रेडिटर या कोई नहीं? सर कोई नहीं। क्रेडिटर कोई नहीं है। क्रेडिटर। सुनिए कैसे सर हम पेमेंट किसको करते हैं? सोचो इतनी सी बात बस। क्रेडिटर क्रेडिटर। क्वेश्चन कहता है कि मैंने मोहन को पैसे दिए, तो पक्की बात है पहले कभी ना कभी गुड्स खरीदे होंगे तभी पैसे दे रहा हूं आज। सिंपल सी बात है, हम अगर किसी से पैसे ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो मेरा डेटर है, कभी से गुड्स बेचे होंगे उधार। मैं किसी को आज पैसे दे रहा हूं तो कभी ना कभी पहले खरीदे होंगे गुड्स उधार में, वो क्रेडिटर हुआ। तुम्हारी बात, पे कर रहे हैं किसी को तो वो क्रेडिटर है डेफिनेटली, रिसीव कर रहे हैं किसी से तो वो डेटर है डेफिनेटली। हम पे कर रहे हैं फिलहाल तो क्रेडिटर होगा। मुझे बताइए कि डिस्काउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डिस्काउंट मिल रहा है कि दे रहे हैं? सर दे रहे हैं। सब मिल रहा है। सर डेबिट होगा। सर डेबिट होगा। डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट देता कौन है? पैसे लेने वाला कि देने वाला? डिस्काउंट कौन देता? लेने वाला। पैसा लेने वाला देता। जो पैसा ले रहा है उसको मैं पैसा ले, दुकानदार हूं मैं पैसा ले रहा हूं तो डिस्काउंट मैं दूंगा, है ना? तो जो पैसा देने वाला, जो पेमेंट कर रहा, उसको डिस्काउंट मिल रहा है। यस सर। और यहाँ पर हम पेमेंट ही तो कर रहे हैं, क्रेडिट होगा। तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है। क्रेडिट होगा। समझ पा रहे हो? इतनी सी बेसिक चीज है, डिस्काउंट मिल रहा है या दे रही बात पढ़ के पता लगानी। इस तरह अगर मैं पैसे दे रहा हूँ किसी को, सामने वाले से मैं बोलता हूँ मुझे डिस्काउंट दो, वो डिस्काउंट मुझे दे रहा है, डिस्काउंट मुझे मिल रहा है। समझ आ रही है बात? डिस्काउंट का अमाउंट तो नहीं पता है मेरे को, 300 रुपये।
अब यहाँ 2000 और यहाँ 2300, या फिर यहाँ 1700 और यहाँ 2000। सर सेकंड बताओ जी, ए वाला या बी वाला? सर अभी ऑप्शन सर, बी ये ऑप्शन बी। चलिए अमाउंट तो बाद में चर्चा करते हैं, पहले एंट्री पे चर्चा करते हैं। बताओ एंट्री में कोई कंफ्यूजन है? नो सर। मोहन डेबिट क्यों है सर? मोहन लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, लायबिलिटी कम हो रही है। अब मैं अपना उधार चुकाऊंगा तो लायबिलिटी कम होगी, कर्जा कम होगा ना, कर्जा कम हो लायबिलिटी कम हो रही है, इससे डेबिट होगा। पैसा दे रहा हूँ, पैसा जा रहा है मेरे पास से, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट, इसीलिए कैश कम हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। डिस्काउंट मुझे मिल रहा है, डिस्काउंट रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट। अगर कभी एग्जाम में सुन लीजिए कंफ्यूजन हो, इसका समझ में नहीं आ रहा तो डिस्काउंट डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं? डिस्काउंट कैश के साथ आता है। अगर कैश क्रेडिट में तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, अगर कैश डेबिट में तो डिस्काउंट भी। ध्यान रखा अपनी सी बात। पगलॉजी में बता दिया कि डिस्काउंट जो पैसे देने वाला होता है उसी को डिस्काउंट मिलता है, इसलिए रेवेन्यू क्रेडिट। समझ में आ गई बात? एंट्री में कोई डाउट नहीं किसी को? अमाउंट पे चर्चा करें आप। डिस्काउंट के अमाउंट में सर 300 रुपए बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। उसने बोला 300 रुपए। अब कैश में 2000 लिखूं, अगर इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं 2000 रुपए दे रहा हूं, 300 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, टोटल 2300 रुपए देने थे। इसका मतलब ये हुआ ए पॉइंट का। बी पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि टोटल 2000 देने थे, 300 का डिस्काउंट मिल गया, तो मैं 1700 रुपए दे रहा हूं। ठीक है जी, चलिए वोटिंग करते हैं। ए की तरफ हैंड रेज करेंगे, कौन? ए पॉइंट। ए पॉइंट में 5 लोग हैं जी। बी पॉइंट की तरफ, बी में ज्यादा। करेक्ट आंसर है जी ए। सुनिए ध्यान से कैसे। जो 2000 रुपए वो गुड्स की वैल्यू है या पेमेंट की वैल्यू? क्वेश्चन में ये पढ़ो ध्यान से। पेमेंट की वैल्यू है। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि गुड्स, जैसे गुड्स 2300 रुपए की हैं और 300 रुपए का डिस्काउंट है, तो फिर हम निकालते हैं माइनस करके कि पेमेंट 2000 की है। तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि गुड्स 2000 के हैं, हमने पेमेंट कर दी, 300 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो 1700 की पेमेंट करी होगी। क्वेश्चन में करा कि पेमेंट करी 2000 की, डिस्काउंट मिला 300 का, मतलब टोटल 2300 रुपए देने थे। ये मतलब इस बात का। तो सर ऐसे क्या कंफ्यूजन होगी, कभी माइनस करते हो आप, कभी माइनस नहीं करते। गुड्स वाले में माइनस कर रहे थे, इसमें माइनस नहीं कर रहे थे। गुड्स वाले में गुड्स की वैल्यू दे रखी थी, तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद पता लगेगा। इसमें गुड्स की वैल्यू नहीं, सीधा पेमेंट की वैल्यू दे रखी है, पेमेंट 2000। समझ में आ रही बात? कंफ्यूजन होगी यहाँ पर एग्जाम में। कुछ बच्चे माइनस करके आ जाएंगे, कुछ ये लिख कर आए, कुछ ये लिख करके आएंगे। तो ध्यान से पढ़ना कि अमाउंट के साथ गुड्स की वैल्यू है या अकाउंट के साथ पेमेंट की वैल्यू है, ये पढ़ के पता लगाना है, बस इतना सा काम करना। ध्यान रहेगा? 42 पॉइंट। राम रिटर्न्ड गुड्स बीइंग डिफेक्टिव। राम कौन है? सर डेटर। डेटर या कोई और आंसर आपके माइंड में? प्रोपराइटर। फिर बायर। हाँ जी, बायर। दो लोग नाम पता है जी मेरे को। प्रोपराइटर। हाँ जी, डेटर। 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 देखो मेरे बॉस ने मुझे बताया कि राम ने गुड्स वापस कर दिए, तो डेफिनेटली मैंने उसको कभी ना कभी बेचे होंगे, तभी गुड्स वापस करें। ठीक, वो बेटर है कि नहीं, उस पर स्पेशली क्वेश्चन मेंशन करता ये प्रोपराइटर। अदरवाइज कोई भी नाम लिखा हो तो डेटर या क्रेडिटर में से कोई एक होगा, है ना? तो डेटर ने गुड्स वापस कर दिए सर, तो जब मैंने गुड्स बेचे होंगे राम को, तब क्या एंट्री करी होगी? राम डेटर से ये एंट्री करी होगी जब बेचे होंगे। अब गुड्स वापस कर दिए उसने, पहले मैंने उसको राम नाम की एसेट बनाई थी यस सर। कि एसेट है, पैसे लेने, अब पैसे नहीं लेने उसने, माल वापस कर दिया उसने। डेटर एसेट डिक्रीज क्रेडिट। समझ में आ रही है बात? जब भी मेरा कस्टमर मुझसे सामान लेके जाएगा उधार, तो मुझे उससे पैसे लेने हैं, वो मेरी एसेट बन जाएगा, एसेट को मैं डेबिट कर देता हूँ। मेरे कस्टमर ने सामान वापस कर दिया, अब वो मेरी एसेट नहीं रहा, एसेट हटा देता हूँ, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, इसलिए राम से काउंट क्रेडिट हो गया। सही सर, आपने सेल्स नाम की रेवेन्यू रिकॉर्ड करा था कि माल बिक रहा है तो सेल्स नाम का रेवेन्यू हो रहा, अब सामान बिक नहीं रहा, वापस आ गया माल, रेवेन्यू समझ। या रिटर्निंग पर तो आगे पढ़े हुए बच्चे ना बोले, अभी हम क्लास में अगर पढ़ रहे हैं कुछ
तो दैट मीन्स आपको ये चीज़ नहीं आती है, ये प्रिज्यूम करके पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने कुछ चीज़ स्कूल में सीखी हुई है, कहीं और सीखी हुई है, और वो आप आंसर्स देते हैं, तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक, चलिए सर, सिंपल सी बात है, अगर मैंने कोई सामान बेचा तो जो भी एंट्री करी उसकी, माल वापस आ गया तो उसकी रिवर्स एंट्री नहीं करते नीचे, सोच के देखो। यस सर। भाई जब मैंने माल बेचा तो राम नाम की एक एसेट बनाई, राम एसेट इंक्रीज डेबिट, और सेल्स नाम का रेवेन्यू रिकॉर्ड करा, माल बिक रहा है, हमारा रेवेन्यू हो रहा है, सेल्स हो रहा है, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट। अब जब माल वापस आ गया तो उसकी रिवर्स एंट्री हो जानी चाहिए, इसका सेल तो हुई नहीं, माल तो बिक गया, उसको माल तो बिका नहीं, तो सेल्स डेबिट, रेवेन्यू डिक्रीज डेबिट, डेबिट क्रेडिट ग्रुप टेस्ट होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लियर होगी बात? और राम जो डेटर है, डेटर से पैसे नहीं लेने आप, एसेट डिक्रीज करते होगी बात, समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब सर पूरे साल यहां से देखो, मैं सेल्स का अगर लेदर की बात करूं, रिलेंटी का लेदर बनता है तो पूरे साल में सेल करता रहूंगा, गुड्स बिकते रहेंगे, 5 लाख के गुड्स बिके, 10 लाख के बिके, 8 लाख के बिके, ऐसे लिखता रहूंगा उसके अंदर। फिर माल वापस ही होता रहा तो सेल्स डेबिट कर रहा हूं तो सेल्स कम कर रहा हूं, इसमें से -2 लाख, -4 लाख, -1 लाख ऐसे करता रहूंगा। हमारे साल के एंड में 50 लाख रुपया, मेरा बॉस पूछता है कि कितनी सेल हुई इस साल, मैं कहता हूं नहीं 50 लाख रुपए, तो बॉस पूछता है सेल बिल तो बहुत ज्यादा कटे थे, माल तो बहुत सारा बिका था, 50 लाख कम सेल लग रही है मुझे, कम क्यों लग रही है? मैं कहता हूं फिर माल वापस भी तो आया था काफी सारा, कितना वापस आया था? अब इसका आंसर नहीं है हमारे पास, क्यों? क्योंकि मैंने ना मिक्स कर दिया, मैंने सेल्स अकाउंट के अंदर ही मैंने मिक्स कर दिया कि जो सामान बिका वो भी इसके अंदर लिख दिया, जो माल वापस आया मैंने इसी में से माइनस कर दिया, ऐसा करा, समझ में आ रही है बात? मतलब मैं अब ये रिप्लाई नहीं कर पा रहा अपने प्रोप्राइटर को कि टोटल कितने का सामान बिका, टोटल कितना सामान वापस आया, मैं ये रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। अब मेरा बॉस कहता है कि नेक्स्ट ईयर से काम क्या करना भाई, कि सेपरेट खाता खोलो जो सामान बिका उसका, सेपरेट खाता खोलो जो सामान वापस आया उसका, ताकि मुझे पता रहे कि कितने लाख का सामान बिका और कितने लाख का वापस आया। इसलिए फिर नीड आई कि सर सेल्स कम ना करके हम यहाँ पर सेल्स को कम ना करके एक सेपरेट अकाउंट खोलें जिसका नाम है सेल्स रिटर्न। सो दैट क्या होगा, ध्यान से देखो, इससे हुआ क्या, फायदा क्या हुआ इससे? तो जब भी सेल होगी मैं यहाँ पर लिखता रहूंगा, 10 लाख की सेल हुई, 5 लाख की सेल हुई, 25 लाख की सेल हुई, जब भी माल बिका मैं लिखता रहूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट में, 1 लाख का माल वापस आया, 2 लाख का माल वापस आया, 5 लाख का माल वापस आया। अब साल के एंड में बहुत सारा कुछ भी क्वेश्चन पूछता तो कह सकता हूँ कि सर टोटल मेरा 70 लाख का सामान बिका, टोटल 20 लाख का सामान वापस आया, तो अल्टीमेटली आपके 50 लाख का सेल। अब मेरे पास कंप्लीट आंसर है देने के लिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए अकाउंटेंट का रोल यही होता है। पहले अकाउंट नहीं खुलता था सेल्स रिटर्न, फिर बाद में इसको जनरेट किया गया, क्रिएट किया गया नया कॉन्सेप्ट, ताकि हम इंफॉर्मेशन दे सके कंप्लीट कि सामान कितना बिका ये अलग, सामान कितना वापस आया ये अलग, मिक्स नहीं करना। अकाउंट्स तो पता पूरी ट्रायल एंड एरर चीज है, कोई नेचुरल चीज तो नहीं है, अकाउंट मैन मेड है, नेचुरल चीज तो नहीं है अकाउंट। तो अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करा अकाउंटेंट ने, उसमें देखिए यार ये भूल हो रही है, इसको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, फिर उसमें अपडेट किया गया, फिर ऐसा चेंज लाया गया, इसी तरीके से बनी हुई अकाउंट्स। लगा करके सेल्स को कम कर देंगे तो ये भी ठीक लगा पहले, लेकिन फिर पता नहीं लग पा रहा माल वापस कितना आया, फिर एक नया अकाउंट के क्रिएट करा, फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट। समझ में आ रही है बात? ध्यान रहेगा। तो इसका आंसर ये हुआ जी, पॉइंट नंबर जो 42 है, राम रिटर्न गुड्स बीइंग डिफेक्टिव, उसका आंसर लिख लीजिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। को डाउट में यहाँ तक पूछ सकते हैं, आज के लिए इतना है। सर तो राम इसे कैसे रिकॉर्ड करेगा, परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू रिबेट अकाउंट? सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, 25 की एंट्री, 25 की एंट्री सिखाएंगे आपको, ठीक है।